ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे विशेषण के बारे में एकदम डिटेल वाइज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो अपनी आप डायरी पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हुए हैं। तो हम लोग विशेषण को शुरू करेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, काली बिल्ली को देखो। फ्रेंड्स, सपोज करिए कि आपने एक बिल्ली को देखा। अब आपने बिल्ली को देखा तो उसका कोई ना कोई रंग होगा, या काली है, सफ़ेद है, चितकबरी है, किस तरीके से है। तो यहाँ पे जो बिल्ली का रंग है ना, यही आपके विशेषण है, यही आपका एडजेक्टिव है। आप मार्केट आप गए, आपको फल लेना है या फिर आपको कोई सब्जी लेनी है, तो आप दुकानदार से क्या कहते हो कि भाई हमको 2 किलो सेब देना, 1 किलो सेब देना, है ना। तो जो आपका 1 किलो होता है यही आपका होता है विशेषण, यानी आपका यही होता है एडजेक्टिव। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राम तेज दौड़ता है। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि राम यहाँ पे तेज दौड़ रहा है, राम तेज दौड़ता है। लेकिन अगर कोई धीमा दौड़ सकता है, कोई मीडियम में दौड़ सकता है, या फिर कोई बहुत तेज दौड़ सकता है। तो जो राम यहाँ पर है ना, जो उसकी स्पीड है वो बहुत तेज है, मतलब यहाँ पे जो दौड़ने की स्पीड है उसकी वो बहुत तेज यहाँ पर है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ लोग आए हैं। अब मेहमान गेस्ट आपके घर में आए हैं, बट हमें पता नहीं कितने लोग हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं। तो फ्रेंड, जितने भी आपके यहाँ पे ये आपके शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर, काली हो गया, 1 किलो हो गया, तेज हो गया, कुछ हो गया, ये सारे के सारे आपके विशेषण है, यानी आपके सारे के सारे ये एडजेक्टिव हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उपर्युक्त वाक्यों में जो काली है वो बिल्ली की विशेषता बता रहा है, इसी प्रकार 1 किलो फल की, तेज राम की, तथा कुछ लोग की विशेषता को प्रकट कर रहा है यहाँ पर। तो ये आपका हो गया विशेषण। फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल वाइज आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके सामने मेंशन किया हुआ है। चलते हैं आगे पेज पे, देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए परिभाषा लिखी हुई है विशेषण की। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं। अब देखिए संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है कि संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा क्या होता है और सर्वनाम क्या होता है, और जो इन्हीं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो देखिए कितना आसान आपके सामने यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, अब आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, कुरूप, हल्का, लंबा, पीला आदि। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई विशेषण की। और आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विशेष क्या होता है। देखिए विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग विशेष कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता को बताते हैं उसे हम लोग विशेष कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की खेल रही है, क्या यहाँ पर कह रहा है, एक सुंदर लड़की है जो खेल रही है। तो इस वाक्य में आप देखेंगे तो सुंदर है जो वो विशेषण है। वो मतलब क्या है, एक लड़की यहाँ पर है जो विशेष है, और उसकी विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका संज्ञा है ना, वही आपका विशेष हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देकर समझना यहाँ पर है कि जो आपका संज्ञा है वही आपका विशेष होता है, और जो उसकी क्वालिटी है ना, वो आपका विशेषण हो गया। जैसे यहाँ पे वाक्य देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि सुंदर लड़की खेल रही है, तो जो लड़की यहाँ पर है वो आपका विशेष है, आपका जो सुंदर यहाँ पर है वो आपका विशेषण है, मतलब आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा है प्राविशेषण। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं,
और एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हम लोग इन शब्दों को नहीं सुने होते तो हमें चीज़ बहुत टफ लगता है, बहुत कठिन लगता है। अब देखिए यहाँ पे प्राविशेषण होता क्या है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्राविशेषण कहते हैं, या फिर इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि विशेषता की जो विशेषता बताए वो आपका होता है प्राविशेषण। तो विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्राविशेषण कहलाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि विशेषणों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम लोग प्राविशेषण कहते हैं, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द विशेषता की विशेषता बताएं वो आपके प्राविशेषण होते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम बहुत तेज दौड़ता है। तो देखिए राम यहाँ पर है जो दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है, वो तेज दौड़ता है। लेकिन नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा वो बहुत तेज दौड़ता है। तेज तो दौड़ रहा है लेकिन वो बहुत तेज दौड़ रहा है। बस फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो राम है ये आपका विशेष्य है, यहाँ पे आपका जो तेज है ये आपका विशेषण है। वो तेज तो दौड़ रहा है लेकिन साथ में यहाँ पे लिखा हुआ कि वो बहुत तेज दौड़ रहा है, तो आपका जो बहुत यहाँ पर है वही आपका हो गया प्राविशेषण हो गया। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक और एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे फल बहुत मीठा है, तो फल बहुत मीठा है, मीठा तो है लेकिन यहाँ पे जोड़ दिया आपने बहुत, तो यहाँ पे बहुत क्या हो गया आपका प्राविशेषण हो गया। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे यही चीज़ आपको समझनी है, यहाँ पर आपको यही पॉइंट को ध्यान देना है कि जो शब्द विशेषता की विशेषता बताएं वो आपका प्राविशेषण होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे राम बहुत तेज दौड़ता है, तो राम की जो दौड़ने की जो विशेषता है वो क्या है, तेज है, लेकिन नहीं वह बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्राविशेषण। तो आप बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, और आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, विशेषण के भेद। फ्रेंड्स देखिए इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, क्योंकि भेद से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मुख्यतः जो आपके विशेषण होते हैं इनके 4 भेद होते हैं। तो कौन कौन से हैं, पहला आपका यहाँ पर है गुणवाचक विशेषण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरा आपका यहाँ पर है संख्यावाचक विशेषण, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। तीसरा आपका यहाँ पर है परिमाणवाचक विशेषण, जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और चौथा आपका यहाँ पर है सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, और चारों भेद आपके सामने लिखे हुए हैं। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट पे, और अब हम इसको एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। देखिए पहला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है गुणवाचक विशेषण, यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। देखिए इसकी परिभाषा क्या कह रही है, परिभाषा पे ये कह रही है कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराने वाले, गुण या दोष को बताने वाले जो आपके शब्द होते हैं आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। लिखा हुआ है वह दयावान है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है अमरूद मीठा है। तीसरा आपका यहाँ पर है अंगूर खट्टा है। तो जो आपका जो उपरोक्त जो वाक्य आपका यहाँ पर है, रेखांकित शब्द आपके हैं, पद हैं, वो यहाँ पे गुणों का बोध करा रहे हैं कि वह जो कोई व्यक्ति है वह आपका क्या है, दयावान यहाँ पर है। तो आपका जो दयावान है यहाँ पर आपका हो गया विशेषण हो गया, और आपका जो वह है यह आपका विशेष्य हो गया। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराने वाले शब्द आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह दयावान है, अमरूद मीठा है, अंगूर खट्टा है। तो वह मतलब क्या, कोई इंसान है जो काफ़ी दयावान है। अमरूद है वो यहाँ पर मीठा है, और अंगूर यहाँ पर है वो खट्टा है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट मेंशन आपके सामने है कि गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। देखिए फ्रेंड्स इनके कुछ प्रकार होते हैं, वो भी आप देख लीजिए। जैसे अगर बात करें दोष की, तो देखिए उसमें आपका कुरूप भी आएगा, दुष्ट भी आएगा, कायर, बुरा, दुर्जन आदि सारे आपके आएंगे उसमें। बात करें काल की यानी समय की, तो देखिए इसमें अगला हो गया, पिछला हो गया, नया हो गया, पुराना हो गया आदि आपका सारा इसमें कवर होगा। इस समय की बात करेंगे तो यहाँ पर अगला हो गया, पिछला हो गया, जैसे अगले साल की बात करें
या पिछले साल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये आपका समय बता रहा है यहाँ पर। तो आपका अगला, पिछला, नया, पुराना आदि सारा आपका समय में आएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है स्थान। स्थान की बात करें तो ग्रामीण, जैसे आपका गांव हो गया, शहर हो गया, बाहरी हो गया, भीतरी हो गया, ऊंचा हो गया, नीचा हो गया आदि। तो ये सारा आपका स्थान में आएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है दशा, यानी कंडीशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे स्वस्थ है, कोई इंसान है वो स्वस्थ है, कोई इंसान है वो रोगी है, निरोग, दुबला, कमजोर आदि। तो ये सारा आपका आएगा दशा यानी कंडीशन में आपका आएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है रंग। बात करें रंग की यानी कलर की तो देखिए यहाँ पे लाल है, हरा है, पीला है, नीला है, गुलाबी, कत्थई, सफ़ेद है। तो जितने भी आपके रंग होंगे वो इस रंग की कैटेगरी में आ जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, अगला आपका यहाँ पर है आकार। बात करें आकार की तो देखिए यहाँ पे लंबा है, गोला है, चौकोर है, तिकोना है, टेढ़ा मेढ़ा आदि, ये सारे आपके आकार में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल थे कुछ गुणवाचक विशेषण के, और आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके पॉइंट नंबर 2 पे। तो देखिए सेकंड यहाँ पे क्या कह रहा है, संख्यावाचक विशेषण। यह फ्रेंड्स संख्यावाचक विशेषण जिसे हम लोग कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संख्यावाचक विशेषण जिसे हम लोग कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी परिभाषा को। देखिए संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध जिस विशेषण द्वारा होता है उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या का बोध जिस विशेषण के द्वारा होता है उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक मेज, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए इत्यादि। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे एक मेज है, हम बात करें यहाँ पे मेज की तो कितनी मेज यहाँ पर है, आपका एक यहाँ पर है ना, जो इस संख्या को बता रहा है। आपका जैसे यहाँ पर लिखा 10 पुस्तकें, हमने बोला यहाँ पर हमें 20 पुस्तकें चाहिए, तो आपका क्या है यहाँ पर जैसे लिखा हुआ 10 पुस्तकें या 20 पुस्तकें, कुछ भी आपका हो सकता है यहाँ पर। तो आपका जो 10 यहाँ पर है शब्द आपका यहाँ पे संख्या को डिनोट कर रहा है, संख्या को बता रहा है। ऐसे आपका यहाँ पे कुछ रुपए हैं, है ना। तो आपका यहाँ पर जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का जिस विशेषण द्वारा बोध होता है उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ये तो हो गया संख्यावाचक विशेषण के बारे में। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। जो फ्रेंड्स आपके 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है निश्चित संख्यावाचक, एक आपका होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है ना, उसे हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बात करा जाए, देखिए यहाँ पे लिखा है एक, मैंने आपसे बोला कि मुझे 1 किलो फल दो, तो यहाँ पर एक क्या है कि एक आपका फिक्स है कि मैं एक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक बच्चा वहां से आ जाए, मतलब फिक्स यहाँ पर है कि मैं एक बच्चे को केवल बुला रहा हूँ वहाँ पे। ऐसा आपका जैसे 2 हो गया है ना, 3 हो गया, 4 हो गया, पहला हो गया, 11 हो गया, दोनों हो गया। मैं क्लास में गया, मैंने बोला कि आप दोनों बच्चे मेरे पास आ जाओ, तो 2 यहाँ पर क्या है, एक आपका निश्चित यहाँ पर है ना। ऐसे आपका तीनों हो गया, ये सब आपके निश्चित संख्यावाचक हैं। मतलब यहाँ पे एक फिक्सेशन की बात आ रही है कि यहाँ पे मैं फिक्स पार्टिकुलर चीज़ की बात कर रहा हूँ। मुझे 2 किलो फल दो, 1 किलो फल दो, 2 बच्चे यहाँ पर आए हैं ना, मैंने बोला कि आप 2 लोग इधर आ जाओ, तो यहाँ पे निश्चित यहाँ पर हो गया है। इसी तरह आपका होता है यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक होता है। तो जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ समय है ना, आप थोड़ी देर और रुक जाओ, आप कुछ समय और रुक जाए। अब मैंने बोला कि आप कुछ समय और रुक जाओ, तो यहाँ पे फिक्स ही नहीं हो पा रहा है कि कितने समय की बात कर रहा हूँ। हो सकता है 2 घंटे, हो सकता है 15 मिनट, हो सकता है 20 मिनट, हो सकता है 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो फिक्स यहाँ पर है ही नहीं कि कितने समय की बात हो रही है यहाँ पर। मैंने बोला कि थोड़े आदमी यहाँ पर आओ या कुछ आदमी यहाँ पर आओ। अब कुछ आपके 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है ना। या मैं बोलूँ कि मेरे पास थोड़े फल मेरे पास हैं, अब मेरे पास 2 फल हैं, 3 फल हैं, 4 फल हैं, फिक्स तो है नहीं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जैसे आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पर है अनेक। अब अनेक में भी कितने लोग आ गए हमें कुछ नहीं पता यहाँ पर। थोड़ी देर है ना, अब थोड़ी देर यहाँ पे आपको रुकना है, समझ नहीं आ रहा कि कितनी देर रुकना है, 15 मिनट के, 20 मिनट की, 1 घंटे की, 2 घंटे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इन डेफिनेशन को पढ़ेंगे, इन परिभाषाओं को पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। तो मैंने आपसे क्या कहा है यहाँ पर कि जो आपका गुणवाचक होता है
सॉरी, यहाँ पे जो आपका संख्यावाचक है ना, ये क्या कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध जिस विशेषण द्वारा होता है उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और ये दो तरीके से होते हैं, एक आपका होता है निश्चित संख्यावाचक, एक आपका होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित में आपका फिक्स होता है और अनिश्चित में आपका कोई चीज़ फिक्स नहीं होता है। बस सिंपल सा था, आपको ये चीज़ समझ में आ भी गई होगी। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है परिमाणवाचक विशेषण यानी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई है। देखिए, जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा यानी नाप तौल का बोध हो, ध्यान रखिएगा यहाँ पे नाप तौल की बात हो रही है, नाप तौल का बोध हो उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा यानी नाप तौल का बोध हो उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी वही चीज़ आपका आ गया है। एक आपका होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक आपका होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं वह आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपका 2 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू, 4 गज मलमल का कपड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पर नाप तौल की बात होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे इसको, तो जैसे 2 लीटर दूध, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाप तौल की बात हो रही है। 10 मीटर कपड़ा, भाई कपड़े को आप नापते हैं ना उसको मीटर से, तो यहाँ पे उसको नापा जा रहा है। 1 किलो आलू है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 किलो आपका आलू है, तो यहाँ पर एक इसमें आपका आएगा, ये आपका परिमाणवाचक में आएगा। 4 गज मलमल आदि, ये सारा आपका परिमाणवाचक में आएगा। तो ये, लेकिन यहाँ पर क्या, ये आपका निश्चित आपका यहाँ पर है। भाई आप 2 लीटर दूध की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप 10 मीटर कपड़े की बात कर रहे हैं, आप 1 किलो आलू की बात कर रहे हैं, तो परिमाणवाचक तो है ये, लेकिन निश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है चीजें कि आप 2 लीटर दूध की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप 4 गज मलमल कपड़े की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, तो इसी को क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, है ना, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिसे देखिए समझिए, थोड़ा दूध, आप बर्तन में थोड़ा दूध पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ हमें पता नहीं, हो सकता है कि 1 पाव हो सकता है कि आधा किलो हो सकता है कि 1 किलो हो सकता है कि 100 ml हो, पता ही नहीं हमको वहाँ पर। नेक्स्ट आपके यहाँ पर कुछ शहद, बोतल में कुछ शहद पड़ी हुई है, रखी हुई है, पता नहीं चल पा रहा कि कितनी शहद रखी हुई है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर है बहुत पानी, है ना, यहाँ बहुत पानी भरा हुआ है या काफ़ी पानी हमारे पास रखा हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे पता ही नहीं कि कितनी मात्रा में आपके पास चीज़ें हैं। नाप तौल तो कर रहे हैं, बस नाप तौल का पता नहीं कि नाप तौल कितनी चीज़, कितना मात्रा में हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर अधिक पैसा, कुछ फल आदि। तो आप अगर ढंग से देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे चीज़ें पता नहीं चल पा रही कि उनकी मात्रा कितनी है। निश्चित में तो पता चल पा रहे थे कि हम वहाँ पे, जैसे आप देखिए यहाँ पर निश्चित में क्या लिखा हुआ है कि 2 लीटर दूध आपका हो गया, 10 मीटर कपड़ा हो गया, तो यहाँ पर चीज़ें फिक्स हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दूध है, कुछ शहद है, बहुत पानी है, समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर कितना है, तो ये आपका आ जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप अपनी कॉपी पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करें। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि संख्यावाचक विशेषण व परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। अब आपको साथ में ये भी जानना यहाँ पर है कि संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों सिमिलर से लगते हैं, दोनों एकदम लगता है कि एक ही जैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग गिनने योग्य वस्तुओं के लिए किया जाता है। संख्यावाचक के विशेषण जो होते हैं इनका प्रयोग हम लोग काउंटिंग के रूप में यूज करते हैं, जिसको हम लोग गिन सकें, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। जबकि परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग ना गिनने वाली वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे आपका हो गया दूध हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, गेहूं हो गया,
कि क्या इसको आप गिन सकते हैं? इसको आप नहीं गिन सकते हैं। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पर कि फल की बात करूँ, ठीक है, मैं छात्र की बात करूँ, है ना, तो मैं कुर्सियों की बात करूँ, तो इनको आप गिन सकते हैं क्योंकि ये आपका संख्यावाचक है। तो फ्रेंड्स, संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग गिनने योग्य वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग ना गिनने योग्य वाली वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे आम है, कलम है, किताब है आदि को गिना जा सकता है। ऐसी चीज़ों को आप गिन सकते हैं, जबकि दूध हो गया, अनाज हो गया, चावल हो गया, गेहूं को आप नहीं गिन सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपका जो संख्यावाचक होता है ये गिनने योग्य वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, आपका जो परिमाणवाचक होता है ये ना गिनने योग्य वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। और आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर है सार्वनामिक विशेषण यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो देखिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के पूर्व विशेषण के रूप में किया जाता है वे आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे उदाहरण को यहाँ पर, तो लिखा हुआ है वह लड़का खेल रहा है, यह किताब यहाँ ले आओ, और कौन सी लड़की पढ़ने में तेज है। तो देखिए यहाँ पे लड़का जो आपका है वो आपका यहाँ पर है संज्ञा है, और संज्ञा से पहले यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है? सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। और ये सर्वनाम जो है वो ये संज्ञा यानी लड़के को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़के को यहाँ पे बता रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो लड़का यहाँ पर है ये आपका संज्ञा है, और आपका वह जो यहाँ पर है ये आपका सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम जो है ये लड़के को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़के को ही बता रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये आपका हो गया सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दें अगर आगे उदाहरण में, तो यहाँ लिखा हुआ है किताब। देखिए किताब यहाँ पे संज्ञा है, और यहाँ पे उससे पहले सर्वनाम लगा हुआ यह। तो यह जो है इसी किताब को ही बता रहा है ना, इसी किताब को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी आपका हो गया सार्वनामिक विशेषण। इसी तरीके से यहाँ पे कौन आपका है, तो ये भी आपका हो गया सार्वनामिक विशेषण। मतलब संज्ञा से पहले अगर हम कोई सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं तो आपका वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो परिभाषा फिर से पढ़िए, अब आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के पूर्व विशेषण के रूप में किया जाता है वे आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अगर नहीं होता है तो फिर से इसको देखेंगे एक बार, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है विशेषण की तुलना। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर एडजेक्टिव को कंपेयर करेंगे। देखिए परिभाषा क्या लिखी हुई है कि दो या दो से अधिक विशेषताओं को मिलाना तुलना कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंपैरिजन होती है वो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक लोगों के बीच में कंपैरिजन हो, तुलना हो। तो दो या दो से अधिक विशेषताओं को मिलाना तुलना कहलाता है। इस तुलना की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला आपका यहाँ पर है मूलावस्था, दूसरा आपका यहाँ पर है उत्तरावस्था, और तीसरा आपका यहाँ पर है उत्तमावस्था। तो आपको तीनों चीज ध्यान रखना है कि पहला आपका यहाँ पर है मूलावस्था, दूसरा आपका यहाँ पर है उत्तरावस्था, और तीसरा आपका यहाँ पर है उत्तमावस्था। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो पहला आपका यहाँ पर है मूलावस्था यानी पॉजिटिव डिग्री। देखिए, जब विशेषण अपने समान या साधारण रूप में आता है और किसी से तुलना प्रकट नहीं करता तो यह विशेषण की मूलावस्था उसकी होती है, उसकी ये मूलावस्था होती है। मतलब जब विशेषण अपने सामान्य साधारण से अर्थ में रहता है ना, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज ना हो, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, कोई शब्द आपका उसी अवस्था में रहे, है ना। जब आपका विशेषण है वो उसी अवस्था में रहे तो वो आपका मूलावस्था कहलाता है, यानी उसकी वो पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। तो जब विशेषण अपने सामान्य साधारण रूप में आता है और किसी से तुलना प्रकट नहीं करता है तो यह विशेषण की मूलावस्था होती है। जैसे रमेश सुंदर बालक है। अब देखिए यहाँ पे रमेश जो है वो सुंदर बालक है, बट क्या इस वाक्य में किसी से रमेश की तुलना हो रही है? नहीं। रमेश जो है वो एडजेक्टिव यहाँ पर बना हुआ है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट यहाँ पर है उद्देश्य पढ़ने में अच्छा है। अब उद्देश्य पढ़ने में अच्छा है, बट आप इस वाक्य को देखेंगे तो यहाँ पे किसी से कंपैरिजन नहीं हो रही है, किसी से तुलना नहीं हो रही है कि रमेश जो आपका उद्देश्य है वो किसी से कमजोर है या किसी से अच्छा है। यहाँ पर ये अपने मूलावस्था में ही है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि जब विशेषण अपने सामान्य या साधारण रूप में आता है और किसी से तुलना प्रकट नहीं करता है तो यहाँ पर वो विशेषण की मूलावस्था होती है ना। बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है उत्तरावस्था। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे उत्तरावस्था के बारे में।
तो देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई है। देखिए, जब किसी विशेषण द्वारा किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। अब आपको ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि यहाँ पे तुलना जो होगी वो दो लोगों के बीच में होगी। मूलावस्था में क्या था कि वहाँ पे तुलना नहीं हो रही थी, लेकिन उत्तरावस्था में तुलना जो होगी वो दो वस्तुओं के बीच में होगी या दो लोगों के बीच में होगी। तो जब किसी विशेषण द्वारा किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना की जाती है और उन दोनों में से एक की हीनता या उत्कर्ष दिखाया जाता है, तब विशेषण की उत्तरावस्था होती है। मतलब यहाँ पे कंपैरिजन जो होगी, तुलना जो होगी वो दो लोगों के बीच में होगी और किसी एक को नीचा दिखाया जाएगा तो किसी एक को ऊंचा दिखाया जाएगा। मतलब किसी एक को हीन दिखाया जाएगा तो किसी एक को उत्कर्ष दिखाया जाएगा, यहाँ पर ऊपर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ तुलना दो लोगों के बीच में होगी और एक को हीन दिखाया जाएगा तो एक को काफ़ी ऊपर दिखाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि दिनेश सुरेश से अधिक सुंदर है। आपका जो दिनेश यहाँ पर है वो सुरेश से अधिक सुंदर है ना। तो यहाँ पर क्या है कि दिनेश को ऊपर बताया जा रहा है कि वो काफ़ी अधिक सुंदर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। अब राम को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो श्याम से काफ़ी अच्छा है, उसकी बुद्धि काफ़ी अच्छी है, वो बुद्धिमान है। तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पर है कि जो राम है आपका यहाँ पर क्या हो गया, काफ़ी ऊपर उसको दिखाया जा रहा है, उत्कर्ष हो गया ये, है ना। इसको इसके बारे में तारीफ की जा रही है। और आपका जो श्याम है ना, उसको हीन दिखाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो राम है वो श्याम से अच्छा है, काफ़ी बुद्धिमान है वो। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे दो लोगों की तुलना होती है और किसी एक को हीन दिखाया जाता है तो एक किसी को अधिक अच्छा दिखाया जाता है इसके अंदर। तो इस वाक्य में दिनेश की सुंदरता सुरेश से तथा राम की बुद्धिमत्ता श्याम से अधिक बताई गई है। तो यहाँ पर आपका जो है वो आपका उत्तरावस्था यहाँ पर होगा। और आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे इतना आपको समझना केवल यहाँ पर है कि इसमें कंपैरिजन केवल दो लोगों के बीच में होगा और एक को यहाँ पे हीन दिखाया जाएगा तो एक को अधिक बुद्धिमान या बहुत तेज या ना काफ़ी ऊपर उसको दिखाया जाएगा। तो जब ऐसे केस हो तो वहाँ पे आपका होता है उत्तरावस्था। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है आपका, यहाँ पर है उत्तमावस्था, है ना फ्रेंड्स, सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई है कि जब विशेषण के द्वारा दो से अधिक वस्तुओं में किसी एक वस्तु की हीनता अथवा उत्कर्ष दिखाया जाता है तब विशेषण की उत्तमावस्था होती है। देखिए फ्रेंड्स, पहले में क्या था, यानी मूलावस्था में क्या था कि हमने वहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं किया। दूसरा आपका यहाँ पर था उत्तरावस्था, उसमें हमने कंपैरिजन तो किया लेकिन दो लोगों के बीच में किया। अब लास्ट आपका यहाँ पर है उत्तमावस्था, तो इसमें हम लोग कंपैरिजन तो करेंगे लेकिन दो या दो से अधिक लोगों के बीच में करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि दो से अधिक वस्तुओं में किसी एक वस्तु की हीनता, ठीक है, अथवा उत्कर्ष दिखाया जाता है तब विशेषण की उत्तमावस्था होती है। मतलब पहले में हमने कोई कंपैरिजन नहीं किया, दूसरे में हमने दो लोगों के बीच में किया और तीसरे में हम लोग यानी उत्तमावस्था में हम लोग दो से अधिक वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब विशेषण के द्वारा दो से अधिक वस्तुओं में किसी एक वस्तु की हीनता अथवा उत्कर्ष दिखाया जाता है तब विशेषण की उत्तमावस्था होती है। जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है, देवेश सभी छात्रों में सबसे अधिक बुद्धिमान है। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, है ना, तो उसमें देवेश में एक बच्चा है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो देवेश है वो बाकी सभी बच्चों से काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी बुद्धिमान है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना की गई। अगर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 से अधिक होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका जो होगा वो आपका होगा उत्तमावस्था होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि हिंदी में विशेषणों की उत्तरावस्था प्रकट करने के लिए उनके पीछे तर प्रत्यय और उत्तमावस्था प्रकट करने के लिए तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, उत्तमावस्था, है ना, कि दो से अधिक लोगों के बीच में इसमें तुलना की जाएगी और एक को इसमें श्रेष्ठ बताया जाएगा इसके अंदर, है ना, या फिर उसको हीनता उसकी की जाएगी या उसको नीचा दिखाया जाएगा या फिर उसको उत्कर्ष दिखाया जाएगा या फिर उसको ऊंचा दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। और जैसा इसमें लिखा हुआ है कि उत्तरावस्था प्रकट करने के लिए उसके पीछे तर प्रत्यय लगा देते हैं और उत्तमावस्था प्रकट करने के लिए हम लोग तम प्रत्यय लगा देते हैं।
बस आपका बन जाता है उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विशेषणों की तीनों अवस्थाओं की तालिका निम्नलिखित है। यहाँ पे कुछ शब्द आपके सामने दिए जा रहे हैं, वैसे होते तो बहुत सारे हैं, सारा लिखा भी नहीं जा सकता, तो कुछ मैंने आपके लिख दिए हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे होता है। तो देखिए मूलावस्था पर क्या था, अधिक, है ना, तो इसकी उत्तरावस्था क्या बनी यहाँ पर, अधिकतर, और उत्तमावस्था क्या बनी, अधिकतम। देखिए यहाँ पे उत्तरावस्था में तर लगा दिया गया और उत्तमावस्था में तम लगा दिया गया। इसी तरीके से आगे आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ है उच्च, दूसरे में क्या हो गया, उच्चतर हो गया, तीसरे में आपका उच्चतम हो गया। ऐसे देखिए यहाँ पे मधुर, मधुरतर, मधुरतम, समीप, समीपतर, समीपतम, न्यून, न्यूनतर और न्यूनतम। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं और सारे लिखना इम्पॉसिबल यहाँ पर है, तो कुछ आपके समक्ष लिख दिया गया ताकि आपको इससे आइडिया लग सके। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक था विशेषण यानी एडजेक्टिव। और बताइए फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आई होप कि आपको समझ में इससे काफ़ी कुछ आ जाएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप प्रमोटिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।